कि ये राह में कौन बैठे हैं मुस्कुराते हैं। ये राह में कौन बैठे हैं मुस्कुराते हैं और मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। कि ये राह में कौन बैठे हैं मुस्कुराते हैं और मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। कि तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे तो लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। कि तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे तो लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। और तुम्हारा अगर कोई सफर पर गया तो हम पूछेंगे कि रेल गुजरे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं। तहजीब हाफिज साहब की ये गज़ल है। इसी गज़ल के साथ हम अपनी इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज़ स्पेशलाइज्ड, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी ओलंपियाड एज वेल एज फॉर नीट। इससे पहली वाली दो वीडियो लेक्चर्स में हमने अपने टोटल फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन एंड एसोसिएटेड साइकिल्स को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया था। हमने टोटल लाइट रिएक्शन पढ़ा, हमने जेड स्क्रीन पढ़ी, हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ी। साथ साथ हमने केल्विन साइकिल पढ़ा जो कि एक डार्क रिएक्शन था, उससे एसोसिएटेड C4 साइकिल पढ़ा, फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल पढ़ा और क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पाथवे भी हमने पढ़ लिया। तो आई होप कि यहां तक जो मेजर टॉपिक था इस चैप्टर फोटोसिंथेसिस का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने यहां तक कवर कर लिया है। इसका एक सबसे आखिर टॉपिक जो फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, हम चंद मिनट उन पर थोड़ा सा सर्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे जानने की इन फैक्टर्स का क्या इंपैक्ट है फोटोसिंथेसिस पे। डायरेक्ट इंपैक्ट है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम इस फैक्टर्स वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, हम आ जाएंगे अपने असल मकसद इस वीडियो लेक्चर के, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको हमारा एजेंडा पता चल गया हमारे इस वीडियो लेक्चर का। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, वो है लाइट। लाइट, आप एक इंपॉर्टेंट टर्म आप देख रहे हैं, आपने पिछली दो वीडियो लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस, उसमें लाइट की ही तो बात हो रही है। लाइट का तो डायरेक्ट इंपैक्ट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। लाइट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? लाइट की इन्वॉल्वमेंट की ही वजह से तो लाइट रिएक्शन हो रही है। उस लाइट रिएक्शन की वजह से एटीपी बन रही है, NADPH बन रहा है, जिसका कि फर्दर इस्तेमाल केल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट अगर प्रॉपर होगी तो फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन होगी तो फर्दर केल्विन साइकिल होगी, तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होगी, तरीके से होगी। अगर आप बात कर लेना आर्टिफिशियल की, आपको मैं बता दूं फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में भी पॉसिबल है। जैसे एक तो नेचुरल लाइट हो गई, पार है, फोटोसिंथेटिक एक्टिवेशन वाली जो रेडिएशन वाली जो लाइट है उसमें तो होती है, लेकिन आप सेम वेवलेंथ अगर आर्टिफिशियल मेथड से दे दो तो भी वो जो है ना, वो जो सेल है जो जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अगर उसको सारी जो बेसिक यूटिलिटीज अगर उसके पास होंगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी। और आपको मैं बता दूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इंटेंसिटी की मतलब हाउ मच इंटेंस द लाइट इज। आपको मैं बता दूं कि दिन के वक्त इंटेंस ज्यादा हो जाती है सनलाइट, है ना, उसके शाम के वक्त लेस इंटेंसिटी। उसकी इंटेंसिटी डिपेंड किसके के ऊपर कर रही है? वो डिपेंड कर रही है कि डायरेक्शन ऑफ द एंगल ऑफ द लाइट, किस एंगल से वो उस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये दोनों तरफ से होता है। एक तो लाइट इंसिडेंट एंगल्स वेरी करती है, दूसरी चीज ना आपको मैंने बताया था बच्चों कि मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट एक दूसरे अलाइन इस तरह से होते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली ना उस लाइट की इंटेंसिटी को यूटिलाइज कर सके। किस चीज के लिए? है ना, लाइट रिएक्शन के लिए कर पाते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लाइट रिएक्शन पॉसिबल है, जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन पॉसिबल है वो 400 to 700 नैनोमीटर्स में के इस स्पेक्ट्रम के बीच में पॉसिबल है। इसके बीच आपको पता है कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, हमने फोटो सिस्टम 1 की बात करी, हमने फोटो सिस्टम 2 की बात करी। फोटो सिस्टम 1 से हमें ये पता चला कि वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एक्सेप्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड फॉर्म पे आता है, ठीक है। और जो है आपको मैं बता दूं कि 680 वाली कौन होती है? फोटो सिस्टम 2 होती है। तो ये बाकी जो 400 to 700 है ना, इसके अंदर और भी तो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स है ना हमारे, हमारे
फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में वी हैव क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड। तो ये सारे, और ये तो बाकी ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स है ना, अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ए जो कि मेजर पिगमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन सेंटर होता है, तो बाकी सारे जो पिगमेंट्स है ना एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड होते हैं और एनर्जी को रेजोनेंस के थ्रू एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन, दूसरे सेल तक ट्रांसफर करते हुए रिएक्शन सेंटर पे पहुंचाते हैं। जो रिएक्शन सेंटर होता कहां है? क्लोरोफिल ए के अंदर होता है। वहां से फिर एक्साइट इतनी हो जाती है कि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है, लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाती हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स फिर आपकी लाइट रिएक्शन, दैट मींस जेड स्कीम वाली जो मेथड थी मैंने आपको बताया था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, उसका इस्तेमाल होता है। और आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि बच्चों फॉस्फोराइलेशन का मकसद ही होता है कि एनर्जी कोई प्रोड्यूस करने वाली चीजों को बनाना। तो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हमारे पास अभी क्या दिख रही है आपको? एटीपी और एनएडीपीएच बन रही है, ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ब्लू लाइट में ना और रेड लाइट में आपको मैं बता दूं कि वेवलेंथ क्या होती है रेड लाइट की? 700 नैनोमीटर के करीब, ब्लू की करीब 680 के करीब। तो मतलब ब्लू की अपनी एक एक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ लाइट है और रेड की अपनी एक वेवलेंथ है। तो उस वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस काम कर सकती है, ठीक है। और जो सबसे कम जो काम करेगी वो ग्रीन वाली लाइट पे करेगी, क्योंकि ग्रीन तो एक्चुअली वो इवॉल्व हो रही है ना। व्हाइट लाइट में वी हैव डिफरेंट 7 कलर्स ऑफ लाइट, सारी अब्जॉर्ब हो जा रही है, सिर्फ ग्रीन वाली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इसीलिए हमें वो दिख रही है ग्रीन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी वाली वेवलेंथ वाली लाइट पे होगी? रेड एंड ब्लू वाली पे होगी। तो लाइट का इफेक्ट समझ आया बच्चों। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट आप लाइट की समझिएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर, कि जब जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी, बहुत ज्यादा लाइट उसके ऊपर पड़ने लग जाएगी, ठीक है ना, तो बच्चों ये भी एक एडवर्स कंडीशन है, एक स्ट्रेस की कंडीशन है। जरूरत से ज्यादा लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, तो अब क्या होता है ना, वो कई सारी प्रिकॉशंस करता है स्ट्रेस को मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहां बता दूं कि उसका बैड इफेक्ट क्या होता है। फोटो, आपको पता नहीं कि लाइट जब पड़ेगी तो लाइट एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद फोटो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है, जिससे इंबैलेंस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए प्लांट्स बहुत सारी इस स्ट्रेस को एक्सेसिव लाइट भी इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं, जैसे लीफ की फोल्डिंग हो जाती है, या कभी कभी क्या होगा ना कि वो ज़ैंथोफिल साइकिल होती है, इसमें वियोला ज़ैंथीन और जो कन्वर्ट हो जाती है जियाज़ैंथीन में, इस तरह से करके भी ना हायर लाइट लोअर लाइट के हिसाब से भी ज़ैंथोफिल्स अरेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हायर क्लास में पढ़ाई जाएंगी, समझाई चली जाएंगी ना। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब एक्सेसिव लाइट पड़ने, जरूरत से ज्यादा लाइट, आप खुद समझिए कि लाइट जब जरूरत से ज्यादा पड़ने लगेगी, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पे तो पड़ेगी। जब लाइट पड़ेगी तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे, फोटो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इंबैलेंस क्रिएट होगा जरूरत से ज्यादा, ठीक है। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा उतनी तेजी से क्या वाटर है ना फोटोलाइज कर करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो इंबैलेंस क्रिएट होगा ना, इसकी वजह से फोटो ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा भी लाइट है ना प्लांट के लिए नुकसानदेह साबित है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रहा है? लाइट की आपको इफेक्ट समझ में आ गई, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब लाइट रिएक्शन में आपने देखा था लाइट का कितना इन्वॉल्वमेंट है, अब आप देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो कि डार्क रिएक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की होती क्या यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे फिक्सेशन होती है, फिक्स की जाती है। C3 साइकिल में इसको कौन फिक्स करता है? राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट करता है, और C4 साइकिल में इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट करता है, ठीक है। ये इसको फिक्स करके अपनी अपनी एक इमान बना देती है। राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, और C4 साइकिल में फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब CO2 को फिक्स करेगा तो ऑक्जेलो एसीटेट बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। तो यही सारी चीजें ना बच्चों। तो अगर एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो फिर वो काम कर पाएगा। अगर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर हो जाए, CO2 जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो आप एक बात बताइए, जरूरत से ज्यादा CO2 होगी तो जरूरत से ज्यादा ATP और NADPH की खर्च भी तो बढ़ेगी। तो लाइट रिएक्शन उस स्पीड से होगी तभी तो डार्क रिएक्शन भी को सप्लाई, क्योंकि एनर्जी डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? लाइट रिएक्शन दे रहा है। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बढ़ेगी, फिक्सेशन बढ़ेगी तो केल्विन साइकिल चलेगी, केल्विन साइकिल के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि अगर लाइट रिएक्शन पूरा कर पाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर वो होगी नहीं। तो मैं आपको एक यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ना, कि जैसे C3 साइकिल की मैंने आपको बताई थी, C3 साइकिल तो सारा खेल मेसोफिल सेल के अंदर ही हो रहा है। तो C3 साइकिल में ना ये देखिए क्या हो रहा है कि लो लाइट पर ना C3 साइकिल और C4 साइकिल कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए C3 साइकिल हो चाहे C4 साइकिल हो, अगर वो फोटो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, ATP जनरेट नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बात करें, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है,
अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दी गई, देखिए कनेक्ट कीजिएगा, लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ गई है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगी, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगी, है ना। अगर लाइट रिएक्शन तेज होगा तो उससे उसका जो फॉर्मेशन है एटीपी एंड एनएडीपीएच एनर्जी इंटरमीडिएट्स वो इस्तेमाल हो जाएगी C2 आई मीन केल्विन साइकिल के अंदर में। तो एक बात याद रहे कि C3 प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, C3 प्लांट्स जो कि कौन, रेबुलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स कर रहा होता है, जो सारा खेल मेसोफिल सेल में हो रहा होता है, तो उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना वो हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाते हैं। अब यही चीज आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि C4 साइकिल में ये पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि C4 साइकिल में जो केल्विन साइकिल होती है वो तो बंडल शीथ के अंदर होती है और वो बाहर से किसी को आने की इजाजत देता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक छुपे हुए रास्ते के मैलेट के थ्रू होकर के उसको फोटो बंडल शीथ तक पहुंचना पड़ता है, तो इसलिए C4 साइकिल रिस्पॉन्स नहीं करेगी। C3 साइकिल अगर टेम्परेचर लाइट इंटेंसिटी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है तो C3 साइकिल रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। C4 साइकिल रिस्पॉन्स नहीं करेगी। अब बच्चों एक चीज देखिएगा, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस, है ना, ये अर्थ के टेम्परेचर में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर C3 प्लांट जैसे टोमेटो है, बाकी सारे जो प्लांट्स हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, तो इससे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो ज्यादा से अगर लाइट की इंटेंसिटी भी प्रॉपर्ली मिल रही है उसको, तो C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स से बढ़ेगी, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी। आई होप कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इंपैक्ट फोटोसिंथेसिस पे पता चल गया। अगर आपने C3 साइकिल C4 साइकिल अच्छे से समझा हुआ है तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है, जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। यहां तक CO2 के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। और प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस। इसके साथ साथ बच्चों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है @वेद साइंसेज, आप वहां वेद साइंस, आप वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ टोटल क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम उससे शेयर करेंगे, एजुकेशनल गुडीज आपके साथ शेयर करेंगे, मोटिवेशनल टॉपिक्स आपके साथ कोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो अल्टीमेटली ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ ये लेक्चर ही नहीं, साथ साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ के भी आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम आ जाता है बार बार, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट अफेक्ट्स ऑन द फोटोसिंथेसिस इज टेम्परेचर। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि C3 साइकिल जो है बच्चों वो लोअर टेम्परेचर पर ही ऑप्टिमम कंडीशन फोटोसिंथेसिस कर पाती है। C3 प्लांट्स होते ही वो प्लांट्स हैं जो कि लोअर टेम्परेचर पर, जहां पर पानी की कोई खास कमी नहीं है, ट्रांसपिरेशन इतना बड़ा कोई इशू नहीं है उनके लिए, तो वो C3 प्लांट होती है। लेकिन अब C4 प्लांट की बात कीजिएगा तो इनके पास तो क्रैंज एनाटॉमी है, इनकी वेस्कुलर बंडल के बाहर एक बंडल शीथ है और इनकी मेन केल्विन साइकिल हो कहां रही है बच्चों? हाँ, क्या बंडल शीथ में हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हाई टेम्परेचर पर C4 प्लांट्स ही रेस्पॉन्स करते हैं, C4 प्लांट ही रेस्पॉन्स करते हैं। C3 प्लांट हाइयर टेम्परेचर रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन होने लगेगा, ये अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर एक सर्टेन एक्सटेंट से भी टेम्परेचर बढ़ती चली जाए तब C4 प्लांट भी फिर एक्टिवेट नहीं करेगा। इसके पीछे की वजह है कि हाइयर टेम्परेचर पर जो केल्विन साइकिल में एसोसिएटेड एंजाइम्स हैं तो वो मतलब डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, उनके अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ सकती हैं जिसकी वजह से वो साइकिल फर्दर कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। इसीलिए सर्टेन एक्सटेंट तक ही C4 साइकिल भी जो है, C4 प्लांट्स भी जो है वो सर्टेन लेवल तक ही वो इस हीट इस टेम्परेचर की स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। बहुत सारे कैम का अपना एक स्ट्रेस लेवल है, जैसे आपको मैं बताऊं क्रोसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट करती हैं, जो जेरोफेटिक प्लांट्स हैं, तो उनके पास तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो वो कि अडेप्ट कर रहे हैं, वो अडेप्ट कर चुके हैं। लेकिन C4 प्लांट जो है ना इतना हाई टेम्परेचर को वो रेस्पॉन्स नहीं कर सकता। C3 प्लांट्स तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही टेम्परेचर को मतलब सर्टेन एक्सटेंट तक के ही टेम्परेचर तक ही फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके बाद तो वो करेगा भी नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या होता है ना कि स्ट्रेस है, दीज आर काइंड ऑफ, अगर प्रॉपर मिल रहा है तो ठीक है, कम मिल रहा है तो भी स्ट्रेस है, ज्यादा मिल रहा है तो भी स्ट्रेस है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन C4 प्लांट जो होता है वही रिस्पॉन्स करेगा हाई टेम्परेचर के लिए, और अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्स की बात की जाएगी तो C3 प्लांट हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर रिस्पॉन्स करती है, और हाई टेम्परेचर के लिए कौन प्लांट रिस्पॉन्स करेगा? C4 प्लांट रिस्पॉन्स करेगा। और C4 प्लांट भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही करता है बच्चों, इस एक्सटेंट से ऊपर बढ़ जाए तो वो भी नहीं करता। और मैं आपको बता दूं कि CO2 में C3 प्लांट भी हायर CO2 को कॉन्सेंट्रेशन को पे रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ये भी एक सर्टेन लिमिट तक ही करता है। C3 प्लांट मैक्स टू मैक्स आपको कर सकेगा तो वो करेगा 450
है ना माइक्रोलीटर पर लीटर, इतना मतलब कम अमाउंट में वो कर पाता है। और C4 प्लांट तो उससे भी कम, दैट मीन्स करीब 350 के करीब में इतना वॉल्यूम, अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो ही उतने तक ही वो रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पर C3 प्लांट ही, हाइयर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर C3 प्लांट ही रिस्पॉन्स करती हैं, और हाइयर टेम्परेचर पर C4 प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही। वाटर की बात की जाए, वाटर को आपको पता है ना कि वाटर का क्या रोल है। वाटर का रोल लाइट रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वहां पर वो क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है, फोटोलाइसिस हो रही है, जो कि H2 आयंस को प्रोटॉन आयंस और ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर ऑक्सीजन को एवॉल्व कराना डिफ्यूजन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, STD सप्लाई, बैलेंस बना के रखना। एक बात बताइए, और उसी हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में जब थैलाक्वाइड ल्यूमेन में जब वो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तब फाइनली है ना केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है और ATP सिंथेसाइजेशन होता है। तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आप देख रहे हैं। वाटर का सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट है कि ये तो फोटोलाइसिस के थ्रू जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई फोटोसिस्टम 2 में करेगा। दूसरा, ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है जो ल्यूमेन में थैलाक्वाइड के, वहां पर वो क्या करेगा, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सा क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है वाटर। तो वाटर का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है ना, ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर स्कार्सिटी हो जाएगी तो अगर पानी कम होगा तो प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए वो अपनी स्टोमेटा को भी क्लोज कर लेगी। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा, फिक्सेशन नहीं होगी, और साथ साथ अगर पानी नहीं है तो जेड स्कीम और लाइट रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वाटर हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। लैक ऑफ वाटर डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या वो इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। आपको मैंने बाबू फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताया है, C2 साइकिल के बारे में बताया है, जहां पर क्या हो रहा था, कौन सा बन रहा था वो, उसको क्या कहते हैं हम, फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट जो था वो आपको मैं बताया था रूबिस्को एंजाइम के बारे में, उसके अंदर कार्बोजाइलेज एक्टिविटी भी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का रेशियो में काफी बढ़ जाएगा, तो फिर रूबिस्को के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो ऑक्सीजन के साथ ही एफिनिटी शो करेगा। तो फिर उसके साथ वो जब ज्वाइन करेगा ना बच्चों, तो वो क्या बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल का फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन को आप देखिएगा। और C2 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन में कुछ ना ATP बनती है ना NADPH बनता है, कुछ भी नहीं होता, उल्टा एक ATP लॉस ही हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि यही जो है ना, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप फोटोसिंथेटिक सेल्स में बढ़ा दीजिएगा, अगर बढ़ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, उसके पीछे की वजह यह है कि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एफिनिटी रूबिस्को की जो है ना, वो CO2 से हट करके O2 की तरफ बन जाएगी, है ना, फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, और साथ साथ है ना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। फिर फाइनली फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो पहुंचेगा आपके पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वापस वो आएगा। तो ये काफी टीडियस मेथड है और इससे कोई ना ATP बनती है ना NADPH बनता है। इसीलिए अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन फोटोसिंथेटिक सेल्स में बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आया आपको, यहां तक इफेक्ट्स आपको समझ में आ गए। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक अब ये जो चैप्टर है हमारा, है ना, ये कंप्लीटली कवर कर लिया है हमने, टोटल एस्पेक्ट्स को हमने कवर कर लिया है। हम इसमें से कुछ और भी एस्पेक्ट्स को चूज करके लाएंगे, जिसमें कि हम एक प्लस इस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्लस सेक्शन हम एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए ना, जिसमें हम आपको और एनालिटिकल और एनालाइज करने वाली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको कुछ चीजें आपको समझाएंगे। फिलहाल आप फैक्चुअल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन से एसोसिएटेड यहां पर अभी सवाल कुछ आने वाले हैं, और आप इसमें अपने आप को पर सही आंसर के लिए एक स्कोर भी कर सकते हैं। आप स्कोर करें और आप देखें कि आपको कितना स्कोर है, एंड देन वी विल सी। और आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको कितने स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल ये रहा आपके लैपटॉप एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके फोन के स्क्रीन पर। विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन बेसिकली होती कहां है? होती है बच्चों फोटो सिस्टम 2 के अंदर और फोटो सिस्टम 1 के अंदर।
फोटो सिस्टम 1 एंड 2 के अंदर जो बेसिक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स कौन कौन सी हैं वो यहां मौजूद हैं, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इसमें से आपको पता है कि जो मेजर एब्जॉर्बिंग एजेंट है, जो मेजर एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है इन फोटो सिस्टम, है ना, इस क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए तो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये सारे एब्जॉर्ब करते हैं कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल बी, और एनर्जी को ट्रांसफर क्लोरोफिल ए तक करते हैं। और बेसिक मेन कन्वर्जन ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन के थ्रू, लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो होता कहां है, रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए। तो पहले सवाल का जो जवाब होगा कि विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। अभी फौरन बताया है आपको कि रेड लाइट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद किस में होती है, ब्लू में होगी, फिर वायलेट में होगी, और ग्रीन में सबसे कम और नहीं के बराबर होगी। समझ आया? तो सबसे ज्यादा किस में होती है, रेड में होती है। अब एक दूसरा जो यहां पे सवाल है बच्चों, वो ये है कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फॉर। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिज्म। ऑटोट्रॉफिज्म में आपने समझा होगा एक फोटोसिंथेटिक, एक कीमोसिंथेटिक होता है बच्चों। कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक में आपको पता है एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन किससे हो रहा है, लाइट रिएक्शन में हो रहा है। तो यहां पर जो फर्स्ट सेक्शन होता है ना बच्चों, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये फर्स्ट सेक्शन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, देन फिर फर्दर वो अपना ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू, है ना, ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसी एनर्जी का इस्तेमाल किस में होता है, केल्विन साइकिल में, या फिर के ग्लूकोज के सिंथेसाइजेशन प्रोसीजर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आप आ जाते हैं, विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार रेडिएशन कौन सा होता है, 400 to 700 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। थर्ड इसका सी होगा। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समराइज डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन आर आल्सो नोन एज। ये तो एकदम इजी सवाल है यार, इतनी देर से हम डार्क रिएक्शन बात कर रहे हैं, वो क्या है, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज एसेसरी पिगमेंट्स। क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये। कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एनर्जी को, मास स्पेक्ट्रम, अपनी ज़ैंथोफिल की अपनी स्पेक्ट्रम, लाइट की एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम है, कैरोटीनॉइड की अपनी है, क्लोरोफिल बी की अपनी है, तो सारे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को कहां तक ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल ए जो मेजर पिगमेंट है ना, जिसके अंदर रिएक्शन सेंटर होता है, वहीं पर फोटो ऑक्सीडेशन होती है और फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिस्टम 1। तो पहले आप ध्यान से समझिएगा कि फोटोसिस्टम 1 की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि ये तो सबसे पहले 700 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए हम इसको P700 भी कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो फोटोसिस्टम 1 की है कि इसके अंदर फोटोलाइसिस नहीं होती, इसके अंदर फोटोलाइसिस नहीं होती। फोटोसिस्टम 1 के अंदर फोटोलाइसिस नहीं होती, फोटोसिस्टम 2 के अंदर होती है। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, और नॉन साइक्लिक में भी, है ना, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। लेकिन फोटोसिस्टम 2 जो है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आता है। तो अब इनमें से चार आप जो है ना पढ़िए और उसमें से बताइए हमें कौन सा है। सबसे पहला है एक्टिवेट्स एट 680 नैनोमीटर, तो पहले ही गलत दिख रहा है क्योंकि ये तो 700 पे ही होता है। रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 इज P680, ये बिल्कुल ही गलत है, P700 होता है इसका। फोटोसिस्टम 1 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय फोटोलाइसिस। फोटोसिस्टम 1 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, रिडक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वहां दोबारा से इलेक्ट्रॉन की एनर्जाइजेशन होती है। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन तो गलत हो गई, तो ऑफ कोर्स चौथा ऑप्शन तो सही ही होगा। तो चौथा ऑप्शन है कि फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस, फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व इन बोथ नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड फोटोसिस्टम 2 इज इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दैट मीन्स जेड स्कीम को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, और साइक्लिक फोस्फोराइलेशन को क्या कह रहे हैं, इसमें कि फोटोसिस्टम 1 सिर्फ इन्वॉल्व था, और फोटोसिस्टम 1 जो अब मैं आपको एक चीज और अच्छे से समझा दूं कि बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होती है ना, जिसमें कि फोटोसिस्टम 2 से मामला शुरू होता है और खत्म कहां होता है, NFR पे, है ना, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज तक पे बात खत्म होती है। तो इसमें ATP और NADPH दोनों बन रहे हैं,
और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, जो कि सिर्फ फोटोसिस्टम 1 के अंदर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ फोटोसिस्टम 1 के अंदर हो रहा है उसमें सिर्फ एटीपी फॉर्म होता है, NADPH नहीं फॉर्म होता। क्या नहीं होता? NADPH नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो इस वाले कुछ सवाल का जवाब क्या है? 4th नंबर, फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व्ड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिस्टम 2 कम्स फ्रॉम। अब एक बात बताइए, फोटोसिस्टम 2 क्या करता है? पहले तो प्रोटॉन बढ़ाता है ना, फोटोलाइसिस होती है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में बढ़ता है और बाहर में और कंजम्पशन हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि इनर थाइलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ रही है और बाहर कम हो रही है, जिससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है। और जो ग्रेडियंट का इस्तेमाल एटीपी सिंथेस करेगी, अपने अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल CF1 वाले पोर्शन में करेगी और एटीपी का सिंथेसाइजेशन करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, हमें दिख रहा है यहां पर कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिस्टम 2 कम्स फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन कहां चला जा रहा है? इलेक्ट्रॉन तो चला जा रहा है भाई साहब Z स्कीम में। ठीक है, असल काम कौन कर रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट कर रहा है। ठीक है ना, H+ आयन कर रहा है। ध्यान रहे, आप अच्छे से समझे होंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो गया होगा आपको। अब एक चीज और याद रखिएगा, नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल है C4 साइकिल से। दूसरा जो सवाल है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये कहां हो रहा था बच्चों? ये हो रहा था मेसोफिल सेल, कौन सी? C4 प्लांट्स के। C4 प्लांट्स में ही सिर्फ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट कर लेता है ना। एफिनिटी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोजाइलेज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और फाइनली क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA बनाता है। फिर वो रिड्यूस होकर के मैलिक एसिड में, मैलेट में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर वो बंडल शीथ में जाकर के डी कार्बोजाइलेज एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये पायरुविक एसिड दोबारा से पायरुवेट बनता है और वापस ये आकर के एक और एटीपी का इस्तेमाल होकर के ये वापस PEP में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहां हो क्या रहा है? ये होता कहां है बच्चों? ये C4 प्लांट्स में होता है ये काम, है ना। PEP जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये किसको फिक्स करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। कहां फिक्स करता है? बंडल शीथ में करता है। और किस तरह के प्लांट्स में करता है? ओनली इन C4 प्लांट्स, ओनली इन C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में तो PEP की तो बात ही नहीं हो रही ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोजाइलेज की तो कोई बात ही नहीं हो रही। वहां तो रुबिस्कोज है और RUBP है। यहां पर भी है, C4 प्लांट में भी है, लेकिन प्राइमरी कौन CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है? वो कर रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो सेकंड का इसका जो आंसर होगा वो पहला C4 प्लांट्स। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज। चलिए, एक सवाल है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। जी हां, ये जांच करेगा कि आपने कितने अच्छे से लाइट रिएक्शन को समझा है। आप हमें बताएंगे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि लाइट की, है ना, एक्टिवेशन कहां से होती है? फोटोन पढ़ फोटोसिस्टम 1 पे भी रही है, फोटोसिस्टम 2 पे भी पढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? फोटोसिस्टम 2 से, फोटोसिस्टम 2 से। और आप लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और फोटोसिस्टम 2 से इनिशिएट होगी। जो फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से रिलीज होगा उसको कौन कैरी करेगा? प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी। प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी उसको कैरी करेगा। कैरी करके कहां तक पहुंचाएगा बच्चों? वो पहुंचाता है साइटोक्रोम तक। साइटोक्रोम से पहुंचाने के बाद उसको, उसके बाद कौन लेके जाता है? साइटोक्रोम के बाद वो प्लास्टोसाइनिन उसको फोटोसिस्टम 1 तक लेके जाती है। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 से। और फिर फाइनली आता है फेरोडॉक्सीन, जो फेरोडॉक्सीन उस इलेक्ट्रॉन को कहां तक ले जाता है? FNR तक। फेरोडॉक्सीन NADP रिडक्टेज, जिसकी मदद से, 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है? यहां पर हमारा पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहला वाला एक्टिवेशन ही जो होता है वो फोटोसिस्टम 2 से ही शुरू होता है। ओके, यू गॉट इट? समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छी बात है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। ध्यान से देखिएगा, C3 प्लांट में कौन सा आउट ऑफ दीज 4 एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता?
आप एटीपी सिंथेस की बात कीजिए, एटीपी सिंथेस तो बखूबी मौजूद होता है यार, C4 में हो चाहे C3 में हो, एटीपी सिंथेस नहीं होगा तो एटीपी फॉर्म कैसे होगी? जब एटीपी फॉर्म नहीं होगी तो क्या केल्विन साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। एनएडीपी रिडक्टेज है ना, एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट, तो एनएडीपी रिडक्टेज तो है बाबा, एनएडीपी रिडक्टेज है ना भैया, एनएडीपी को रिड्यूस किया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं पे एनएडीपी रिड्यूस किया जा रहा था। कहां पे रिडक्शन हो रही थी? आप मुझे बताइए एनएडीपी की रिडक्शन कहां पे हो रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तीसरा जो है बच्चों वो पीईपी कार्बोजाइलेज। देखिए तो C3 प्लांट में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोजाइलेज होता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में होता है। और ये C4 प्लांट में एक्चुअली ये कहां पर होता है? मेसोफिल सेल्स में होता है, जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में। और आरयूबीपी कार्बोजाइलेज तो C3 प्लांट में मौजूद होता है ना, आरयूबीपी कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज, तो रुबिस्कोस जो बनता है 1,5 राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज, तो ये C3 प्लांट में मौजूद होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो पीईपी कार्बोजाइलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोजाइलेज, तो ये C3 प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता, ये सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में मौजूद होता है। समझ आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक किसके कितने स्कोर हो गए हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, 1-1 मार्क्स अगर आपका सही होता जा रहा है तो गिव योरसेल्फ अ मार्क। देखिए भाई, तो नेक्स्ट सवाल है द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कर रहा होता है? आपको पता है कि प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड C3 प्लांट में आरयूबीपी कर रही हेल्प करती है और C4 प्लांट में पीईपी कार्बोजाइलेज करती है। दोनों में कार्बोजाइलेज एंजाइम है, दैट मींस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम कार्बोजाइलेज है। तो इसका आंसर थर्ड होगा, दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आरयूबीपी C3 प्लांट में करता है और पीईपी कार्बोजाइलेज C4 प्लांट में करता है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इन। अब आपने C4 साइकिल पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। क्या बनता है? ऑक्सैलो एसीटेट। और फॉस्फोग्लिसरेट तो नहीं बनता। फॉस्फोग्लिसरेट कब बनता है? फॉस्फोग्लिसरेट कब बनता है? ये फॉस्फोग्लिसरेट तो तब बनेगा ना कि जब ये C3 साइकिल में होगा। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कब बनेगा? जब ये फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस होगी। और पायरुवेट तो आपको पता है कि C4 साइकिल में पायरुवेट कहां पे बनेगा, है ना, बंडल शीट से जब वापस वो मेसोफिल सेल में आएगा तो पायरुवेट ही आता है और उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है एंड फाइनली वो पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड का आंसर जो है बच्चों कि CO2 इज एडेड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन द C4 साइकिल विल बी ऑक्सैलो एसीटेट। क्या होगा? ऑक्सैलो एसीटेट। कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब उसको कैच करता है, एफिनिटी शो करता है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? इसी पीईपी कार्बोजाइलेज के एंजाइम में, तो वो क्या फॉर्म करता है? ऑक्सैलो एसीटेट। और फिर यही ऑक्सैलो एसीटेट रिड्यूस की जाती है NADPH की हेल्प से, तो ये बनाते हैं एस्पार्टिक एसिड या मैलेट या मैलिक एसिड। और यही मैलिक एसिड फिर फर्दर बंडल शीथ में पहुंचती है। बंडल शीथ में ये फिर दोबारा डीकार्बोजाइलेशन मेथड के थ्रू पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में इस्तेमाल की जाती है। फाइनली ये पायरुवेट वापस से हमें कहां भेज दिया जाता है? बंडल शीथ में भेज दिया जाता है। बात आ गई समझ में? आई होप आ गई है। आ जाते हैं जी भाई साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहां पे होता था बच्चों, आप ये मुझे बताइए। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आपको क्या पता है कि सिर्फ फोटोसिस्टम 1 में हो पा रहा था। फोटोसिस्टम पे जब लाइट फोटोन पड़ रही थी वो एक्टिवेशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही थी, उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की हेल्प से एटीपी की सिंथेसाइजेशन हो रही थी, NADPH नहीं बन रहा था। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कौन इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1, दैट मींस P700, ठीक है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कौन इन्वॉल्व है? P फोटोसिस्टम 1। और नॉन साइक्लिक में बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। बता दीजिए मुझे फटाफट से, ये तो बहुत हल्का है यार। एक बात बताइए कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल क्या है? केल्विन साइकिल में हो क्या रहा है? केल्विन साइकिल में 1,5 राइबुलोज बाइफॉस्फेट, है ना, जब किसके साथ कंबाइन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एफिनिटी दिखा रही है और उसमें एंजाइम कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? रुबिस्को। राइबुलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम उसमें हेल्प कर रही है। तो सबसे पहले जो क्या बनेगा आपको पता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट,
दो मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनेंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 1,3 नहीं बनेंगे, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट एसिड नहीं बनेंगे, एसिड नहीं बनेंगे, सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ना के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो बनेंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरेट दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट तो तब बनेगा जब यही फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होगी NADPH के प्रेजेंस में, रिडक्शन होगी तो क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, तो फाइनली द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। व्हाट इज दिस? दिस इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट तो हो ही नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पास दो फॉस्फेट नहीं है बच्चों। ये अल्टीमेटली बनता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब चूंकि वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो इसीलिए 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और एक फॉस्फोरस, अब देखिए आपको पता है ना, एक फॉस्फोरस 1,5 बाइफॉस्फेट था, तो एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ 3-फॉस्फोग्लिसरेट और एक दूसरा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो दोनों फॉस्फेट इक्वली डिवाइड भी हो जाते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों को, अच्छे से समझ में आ गई। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कब बना, जब यही 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है NADPH से रिड्यूस हुआ, जिसको करने में ATP लगी, तो फाइनली ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना, है ना। और यही फिर फाइनली ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है, और ये केल्विन साइकिल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि शायद हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। चलिए, फोटोसिस्टम 2 कहां होगा बच्चों? फोटोसिस्टम 2 अकर्स ओनली इन ग्रैनल थैलाक्वाइड। मैंने आपको जब फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिस्टम 2 दैट मींस अगर फोटोसिस्टम 2 का इन्वॉल्वमेंट दैट मींस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होगी, वो सिर्फ और सिर्फ थैलाक्वाइड, ग्रैनल थैलाक्वाइड में ही पॉसिबल है। स्ट्रोमा में फोटोसिस्टम 1 हो सकता है ना, लेकिन ग्रैनल थैलाक्वाइड में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 2 के साथ साथ फोटोसिस्टम 1 भी मौजूद होता है। तो फोटोसिस्टम 2 इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रैनल थैलाक्वाइड, जो कि फिर है ना लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी पार्टिसिपेट करती है और जेड स्कीम बनाती है। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए भाई, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो फोटो रेस्पिरेशन, दैट मींस C2 साइकिल की बात की जा रही है। C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन बताया था ना बच्चों अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको। फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ना रुबिस्को एंजाइम के थ्रू किसके साथ मिल जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है तब वहां पर एफिनिटी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी नहीं शो कर पाती, ऑक्सीजन जब उसके साथ जुड़ जाती है तो वो क्या बनाती है, फॉस्फोग्लिसरेट है ना, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जो यहां पर बन रहा था, ये देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट और साथ साथ 2 मॉलिक्यूल वाला फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, सॉरी फॉस्फोग्लाइकोलेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व क्या हो रहा है? ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन किसकी होती है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, दैट मींस ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो किस में ऐड हो रही है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट में हो रही है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में हो रही है। और फोटो रेस्पिरेशन में फॉर्म क्या क्या हो रहा है, पहला तो फॉस्फोग्लिसरेट दैट मींस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट के साथ साथ क्या बन रही है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बन रही है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसमें कौन है मेन इन्वॉल्व फोटो रेस्पिरेशन में, RuBp 1,5 राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, केल्विन साइकिल की बात की जाएगी तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए। चलिए इसमें से चारों सही हैं। अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि आपको मैंने बताया था कि एक सिंगल कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADP की H की यूज थी, जरूरत थी। तो अगर 6 बार हो गई तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 12 NADPH और 18 ATP। तो इसका आंसर थर्ड होगा कि एक सिंगल साइकिल 6 साइकिल चला करके जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनती है तो उसमें 18 ATP कंज्यूम होती है और 12 NADPH कंज्यूम होते हैं। तो थर्ड का आंसर होगा 6 CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई आपको। फोटो रेस्पिरेशन में कोई इशू है तो मुझे अभी भी बता दीजिए दोबारा। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जब रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइज होती है ना, राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी की हेल्प से, तो वो क्या बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 मॉलिक्यूल का फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये मेन यहां पर ऑक्सीडाइजेशन किसकी हो रही है, 1,5 राइबोलोज बाइफॉस्फेट की, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ, फोटो रेस्पिरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले तो होगी आपको मेसोफिल सेल के अंदर, उसके बाद वो कहां पहुंचेगी, है ना, क्लोरोप्लास्ट से वो कहां पहुंचेगी, वो पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पेरोक्सिसोम पे, ठीक है, फिर उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया पर फिर वापस वो साइकिल चलती है। तो बेसिकली इसमें ना तो एटीपी बनता है और ना ही शुगर बनता है, ठीक है, ना ही एटीपी बनता है और ना ही शुगर बनता है, कुछ भी नहीं बनता, और इनफैक्ट एटीपी का और खर्च ही हो जाता है। तो ना ही एटीपी बनेगा और ना ही शुगर बनेगा, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन में थर्ड आंसर होगा, शो द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, नाइदर, सॉरी फोर्थ होगा इसका, नाइदर एटीपी नॉर शुगर, कुछ भी नहीं बनता इनके अंदर, फोटो रेस्पिरेशन में कुछ भी नहीं बनता, ये नाइदर एटीपी नॉर शुगर, ठीक है। चलिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, आप एक बात बताइए मुझको कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म हो रहा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 सारे इन्वॉल्व थे, उसमें अंदर आपको साइटोक्रोम B6F भी इन्वॉल्व था, तो वहां पर क्या फॉर्म हो रहा था बच्चों, कि रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है, ये फोर्थ होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनती है। लेकिन यहां पूछा क्या जा रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। ये देखिए एक सवाल और है, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट्स, आपको पता है वो कौन है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये बनेगा क्या, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और यही ऑक्सैलिक एसिड फिर क्या कन्वर्ट होगी, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, जो कि फिर फर्दर बंडल शीथ में जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया आपको। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दैट मींस PEP, जिसके बारे में हम कई दफा अभी हम जिक्र कर चुके हैं। चलिए एक और सवाल आ गया है हमारे पास, जिसको हम अभी फटाक से सॉल्व कर लेंगे। द वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, क्लोरोफिल इज नॉट, क्लोरोफिल ए इज नॉट वाटर सॉल्युबल, ज़ैंथोफिल भी नहीं है, क्लोरोफिल बी भी नहीं है, एंथोसाइनिन है। ये आप याद कर लीजिए कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट आउट ऑफ दीस फोर इज एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है। और H2 डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, H2 कौन सप्लाई करता है बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान, आप मुझे बताइए H2 की सप्लाई कौन कर रहा है। H2H है किसके पास, एटीपी के पास तो फॉस्फेट ग्रुप है तो दे ही नहीं सकता, इसके पास भी H तो इसके पास है ना, NADPH के पास है, तो असल जो H2 का जो डोनर होगा, हाइड्रोजन की जो सप्लाई करेगा, वो NADPH ही तो करेगा, NADPH ही करता है, ठीक है। और यही NADPH क्या करती है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट होती है, हाइड्रोजन का ऐड कराती है, जब इसके पास हाइड्रोजन होगा तब तो ये ऐड कराएगी, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको यहां तक सवाल हो गया होगा, ना अपनी स्कोर आप खुद से देख लीजिए कि आपने कितना स्कोर करा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद वेद साइंसेज। एंड प्लीज आप सही ढंग से पढ़िए और इस कोरोना कंडीशन में अपने आप को संभाल के रखिए, जितना हो सके आइसोलेटेड रहिए, प्लीज कंटिन्यू वॉशिंग योर हैंड्स यूजिंग सैनिटाइजर्स एंड ऑल, एंड प्लीज कीप योर सेल्फ हेल्दी, ट्राई टू हैव विटामिन C एंड जिंक इन योर फूड, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को आप हेल्दी बना करके रखें। और ये इस महामारी के वक्त हमें एक दूसरे का साथ देना है, कैसे देना है, एक दूसरे से दूर रख के देना है, ठीक है। इसीलिए प्लीज आप अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, ठीक है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है, प्लीज हमारे चैनल वेद साइंस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर से अगर आपको एक भी सवाल में जरा सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज डू गिव अस अ लाइक, एंड अगर आपको लगता है कि ये इससे किसी और को फायदा हो सकता है तो प्लीज उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए काइंड ऑफ नोटिफिकेशन तरह का होगा। हर तरह के एग्जामिनेशन का हम आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे, आपको उसके एसोसिएटेड पेपर्स भी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके एसोसिएटेड हम आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे, PYQs भी प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।